साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहे। साथियों आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग द डिफ़ॉल्ट बेल। साथियों आप सब जानते हैं कि द राइट टू गेट द बेल इज़ अ फंडामेंटल राइट। बेसिक रूल क्या है बेल का, ना कि जेल का। बट कई बार ऐसा होता है कि मजिस्ट्रेट ये लिखते हुए कि मामला गंभीर है या पेंडेंसी ऑफ केसेस है या इसको छोड़ दिया गया तो ये कंसर्न एविडेंस को या कंसर्न इन्वेस्टिगेशन को टेम्पर विद करेगा, या ऐसे कई कारण जो कि हाइपोथेटिकल हैं, जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनका हवाला देते हुए बेलों को खारिज करता है। साथियों आपकी लिबर्टी को जो है कन्फाइन कर रहा है प्रोसिक्यूशन। तो प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि बेल में भी वो फेयर रहे, इवन इन एडिशन टू द ट्रायल प्रोसीडिंग। पर होता क्या इसका विपरीत, प्रोसिक्यूशन जब भी बहस करेगा तो ऐसा मान लेगा भाई जैसे आप कुख्यात अपराधी हो। असली में इस तरह के अपराधी आप हो कि आपसे बड़ा कोई अपराधी इस देश में जो है पैदा नहीं हुआ। भाई प्रोसिक्यूशन से अपेक्षा है कि ही शुड बी फेयर वाइल डूइंग द इन्वेस्टिगेशन, वाइल डूइंग द आर्गुमेंट बिफोर द कंसर्न कोर्ट। बट एक ही बात, सब दोषी है, सजा कर दो, जेल में भर दो। मतलब जेल भरो आंदोलन की बजाय अगर वो फेयर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर जीत न्याय की होगी। कोई कोर्ट में ना जीतता डिफेंस है ना जीतता प्रोसिक्यूशन है, जीत सिर्फ न्याय की होनी चाहिए। इस अवधारणा के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं डिस्कस करूंगा वो है डिफ़ॉल्ट बेल पे। डिफ़ॉल्ट बेल आपका एक राइट है जिसके संबंध में सेक्शन 167 सीआरपीसी में जो है प्रोविज़न दिए गए। उक्त प्रोविज़न ये कहता है कि अगर एक निश्चित समय अवधि में चार्जशीट पेश नहीं की जा रही है तो अक्यूज वहाँ पर बेल मूव कर सकता है, और बेल लेना वहाँ पर उसका फंडामेंटल राइट भी है। तो साथियों क्या प्रोविजंस है, क्या कानून है जिस पर चर्चा करी है रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ये खोल के बताऊंगा आज के प्रेजेंटेशन में। कॉपी पेन लेके बैठिए, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिए। निश्चित तौर पर आपको एक बेहतर रेमेडी जो है मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। साथियों आप केवल समारोह में जो है बात करना चाहते हैं, चाहे कोर्ट हो चाहे वकील हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको बेल मिलेगी तो कोई आप पे एहसान नहीं कर रहा है, उसके लिए कोई लीगल प्रोविज़न है और उसकी लाइट में आपकी प्लीडिंग्स हैं। तो इसलिए आपको लॉ की जानकारी होना आवश्यक है ताकि उसकी लाइट में आप एक प्रॉपर पक्ष जो है कोर्ट में जाकर रख सकते हैं। साथियों शुरू करता हूं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज मैं चर्चा करूंगा डिफ़ॉल्ट बेल पर, जिसके लिए प्रोविज़न है सेक्शन 167 सीआरपीसी के अंदर। साथियों हालांकि आप सबको मालूम है कि हम जो बेल मूव करते हैं वो मूव करते हैं 437 या 438 या 439, बट एक बाईपास है टू गेट द बेल कि जहां पर इन्वेस्टिगेशन जो है टाइमली कंक्लूड ना हो पाए। तो आप अगर 167 को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि विभिन्न ऑफेंसेस के लिए अलग अलग जो है समय अवधि दी गई है इन्वेस्टिगेशन की। अगर उस समय अवधि में इन्वेस्टिगेशन करके कंप्लीट चार्जशीट, नॉट अ इनकम्प्लीट चार्जशीट, कंप्लीट चार्जशीट अगर फाइल नहीं होती है और आनंद फानंद में आपके उस राइट को कर्टेल करने के लिए एजेंसियां केवल और केवल इनकम्प्लीट चार्जशीट पेश करती है तो ऐसी चार्जशीट्स गलत हैं और आपका जो राइट टू गेट अ बेल है वो किसी भी रूप में कर्टेल नहीं होगा। निश्चित तौर पर बेल की रेमेडी जो है वो कोर्ट से प्राप्त होगी ही होगी। साथियों डिफ़ॉल्ट बेल इज अ राइट टू बेल that occurs when police fail to investigate the offense within the specified time। जिस समय अवधि में आप जेल में हैं उस समय अवधि में अगर पुलिस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही है और एक निश्चित समय अवधि जो कि कानून में दी गई है, उस समय अवधि में अगर पुलिस मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाती है और अपना चार्जशीट पेश नहीं कर पाती है, देन यू बिकम इंटाइटल्ड टू गेट अ स्टैट्यूटरी बेल। इस बारे में बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं, पर समझना होगा, कंसेप्चुअली बहुत अच्छा कंसेप्ट है। और साथियों इसके लिए प्रोविज़न है सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 सीआरपीसी के अंदर। साथियों इस सेक्शन की एक खास बात और ये भी है कि मजिस्ट्रेट जो है अगर कोई पुलिस कस्टडी मांगी भी गई है तो उसको केवल 15 दिन के पीरियड के लिए ही या उसकी हद तक उसको ऑथराइज़ कर सकता है, इसके बियॉन्ड जाकर जो है ऑथराइज़ नहीं कर सकता। तो कहने की बात ये कि कानून में सेफगार्ड हैं पर उसको हम यूटिलाइज़ नहीं करते, इसका भरपूर फ़ायदा जो है एजेंसियाँ उठा लेती है। आपकी अज्ञानता ही आपके शोषण का कारण है। अगर आप ज्ञानी होंगे, आपको नॉलेज होगी, तो ये एजेंसियाँ आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी और ना ही इनलीगल तरीके से आपको जो है परेशान कर पाएंगी। तो लॉ है तो उसकी पालना भी सुनिश्चित यहाँ पर होनी चाहिए। साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो मैंने आपसे भी कहा कि 167 में ऑफेंस की ग्रेविटी को देखते हुए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया गया है जिसके तहत पुलिस जो है जांच करके अपना निष्कर्ष जो है वो कोर्ट में दे सकती है। 90 डेज किस पर्सपेक्टिव में है कि अगर ऑफेंस पनिशेबल है बाय डेथ, बाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। अगर उससे कम है तो प्रोटोकॉल क्या होगा, उसके लिए प्रोटोकॉल है 60 दिन का इन एनी अदर केसेस। तो साथियों कुल मिला के हम एक निष्कर्ष ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर कोई ऑफेंस पनिशेबल है बाय डेथ या बाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट या विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर, तो वहाँ तो 90 दिन में इनको जो है चार्जशीट पेश करनी है। बट इट शुड नॉट बी अ इनकम्प्लीट चार्जशीट, इट शुड बी अ कंप्लीट चार्जशीट। ये बात जो है ध्यान में रखनी है अपने को। और अगर अदर ऑफेंसेस है, मतलब पनिशमेंट जो है 10 ईयर से कम है, तो उस सिनेरियो में इनके पास जो है 60 दिन है। तो मैं बात करूं एसिडिक ऑफेंसेस की खासकर, तो वहाँ पर पनिशमेंट कुछ मामलों में 7 साल तक ही है, तो वहाँ पर 60 डेज़ का प्रोटोकॉल जो है वो लागू हो जाएगा।
इसके अलावा कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं, जैसे एनडीपीएस की बात करूं तो वहां पर टाइम पीरियड जो इन्वेस्टिगेशन का वो है 180 डेज़ का, तो वहां पर ये क्लॉज जो है लागू नहीं होगा क्योंकि स्पेशल एक्ट में जो है प्रोविजन दिए गए हैं। और इसके अलावा सेक्शन 37 एनडीपीएस एक्ट का यहाँ पर कॉन्सिडरेबल है कि अगर कॉन्ट्राबैंड जो है कमर्शियल क्वांटिटी में है तो वहाँ पर कोर्ट को ये सेटिस्फाई करना होगा कि ऑफेंस जो है कमिट नहीं हुआ है और बेल के बाद मैं ऑफेंस जो है कमिट नहीं करूँगा। दोनों ही बातें अगर सेटिस्फाइड नहीं है यू विल नॉट गेट द बेल। बट उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है डेविएशन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबे टाइम तक किसी भी अक्यूज को हम जेल में नहीं रख सकते हैं। प्रोसिक्यूशन को अपना केस जो है, अपना स्टैंड जो है क्लियर करना होगा। अगर टेम्पर विद नहीं हुआ है, चार्जशीट फाइल हो गई है, लंबे टाइम से वो जेल में, देन इट मे बी अ कॉन्सिडरेबल फैक्टर टू एनलार्ज अक्यूज ऑन दी बेल। और इस संबंध में आप गूगल पर जाकर भी डाटा सर्च कर सकते हैं। तो इतनी राहत है, तो राहत मिलती क्यों नहीं होगी? राहत को तो ये लोग खा जाते हैं, आपको मालूम नहीं है और इनको मालूम है, इसके बावजूद भी आपको ये अलर्ट नहीं करते हैं, ये आपको अवेयर नहीं करते हैं और आप सिर्फ और सिर्फ वकीलों से पूछते रह जाते हैं कि साहब बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। अरे मिलेगी या नहीं मिलेगी बात की बात है, पर ये श्योर कर लो कि कानून में जो है पोजीशन क्या है। ऑलवेज पुट अ क्वेश्चन मार्क टू योर एडवोकेट। पूछो कि क्या मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये मत पूछो, ये पूछो कि कानून में रास्ता क्या है और उस रास्ते के लाइट में हम किस तरह से फैक्ट पे आर्ग्यूमेंट करके राहत ले सकते हैं। कोर्ट से बेल मिलनी है नहीं मिलनी है वो सेकेंडरी इशू है, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा पाथ वे इट शुड बी एज पर द नॉर्म्स एंड इट शुड बी एज पर द लीगल प्रोटोकॉल विच इज लेड डाउन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट और बाय द पार्लियामेंट इटसेल्फ। साथियों, इसके अलावा अगर बात करूं मैं अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट की, तो वहां पर ये 90 दिन है एंड विच कैन बी एक्सटेंड टू अनदर 90 डेज। तो ये मोटी मोटी बात इसलिए समझनी कि हमें सेक्शन 4 और सेक्शन 5 सीआरपीसी पे जो है जोड़ देना है। अगर कोई प्रावधान किसी स्पेशल एक्ट में नहीं है तो वहाँ पर तो प्रिवेल करेगा सीआरपीसी। अगर प्रावधान इनबिल्ट है बेल के स्पेशल एक्ट में तो वहाँ पर स्पेशल एक्ट के प्रोविज़न जो है प्रिवेल करेंगे और ये बात लिख दी गई है सेक्शन 4 और सेक्शन 5 सीआरपीसी के अंदर। और इसके अलावा अगर कोई अन्य प्रोविज़न भी किसी कानून में है जिसके तहत इस पीरियड को फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है तो ये मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है टू एक्सटेंड द फर्दर पीरियड, जिसके तहत जो है वो इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं और उस टाइम पीरियड तक आप स्टैट्यूटरी बेल भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो कानून पढ़ लो मेरे भाई, तभी राहत मिलेगी, अदरवाइज तुम्हारा शोषण जो है वो होता रहेगा। साथियों, इसी के सीक्वेंस में एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो कि 26/2023 का है, जिसमें एक रिट जो है फाइल की गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक लेडी के द्वारा। उसका कहना कि मेरा हस्बैंड जो है डिटेंड है और उसके केस में जो है पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है और इनकम्प्लीट चार्जशीट पेश की गई है टू कर्टेल हिज राइट टू गेट अ स्टैट्यूटरी बेल और डिफॉल्ट बेल। साथियों, इस मामले को कोर्ट ने जो है देखा गंभीरता से और कोर्ट ने यहाँ पर यह ऑब्जर्व किया कि पर्सनल लिबर्टी गिवन टू अ पर्सन अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इस चीज़ को हम कैजुअल नहीं ले सकते। जो इंपॉर्टेंट राइट है, जो फंडामेंटल राइट है, अगर उसका इन्फ्रिंगमेंट है बाय द स्टेट देन द कंसर्न कोर्ट हैज़ अ राइट टू इंटरवेन सो दैट द पर्सनल लिबर्टी विच हैज़ बीन अफेक्टेड बाय द वे ऑफ डिटेंशन बाय द वे ऑफ अरेस्ट कुड बी रिस्टोर्ड ऑटोमेटिकली। साथ इस मामले के फैक्ट्स क्या है कि एक एफआईआर जो है दर्ज हुई 120B आईपीसी में, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन। दूसरा है 420 आईपीसी में, जिसको हम कहते हैं चीटिंग का सेक्शन। इसके अलावा सेक्शन 7, 12 और 13(1)D और 13(2) प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का लगाया गया। बट यहाँ पर जो कंसर्न अक्यूज था उसको एफआईआर में जो है नेम्ड नहीं किया गया, ऐसा कंटेंशन रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। यहाँ पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो फाइल हुई उसमें भी जो है कंसर्न अक्यूज का जो है नाम नहीं था और इन्वेस्टिगेशन जो है अनदर आईओ को जो है ट्रांसफर हुई और अक्यूज़ को उसके बाद जो है अरेस्ट किया गया और उसके बाद उसे कस्टडी में जो है रखा गया। साथियों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट तर्क डिफेंस का ये था कि जो मल्टीपल चार्जशीट जो है फाइल हुई है उसमें कंसर्न अक्यूज़ को एज ए सस्पेक्ट जो है रखा गया है, जिस कारण से उसको अरेस्ट किया गया। उसके बाद उसको अल्टीमेटली कस्टडी में रखा गया और लंबा टाइम बीत जाने के बाद भी यहाँ पर चार्जशीट पेश नहीं हुई है एंड दैट्स व्हाई डिजर्व टू बी रिलीज्ड ऑन द बेल। तो यहाँ पर डायरेक्टली जो है हिट किया गया स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के ऊपर। उसकी लाइट में जो है डिफेंस ने अपना स्टैंड रखा, डिफेंस ने अपना आर्ग्यू जो है बिफोर द कोर्ट रखा। साथियों, इंपॉर्टेंट तर्क डिफेंस का ये था कि अक्यूज फंडामेंटल राइट आर प्रिजुडाइज बिकॉज यहाँ पर कस्टडी जो है कंटिन्यू है, इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है एज पर द प्रोविजन एज इन ग्राफ्टेड इन सेक्शन 167 कि जो भी चार्जशीट फाइल करनी है वो आपको स्टैट्यूटरी टाइम में फाइल करनी है। अगर टाइम पीरियड में फाइल आप नहीं करते हो देन अक्यूज डिजर्व्स टू बी रिलीज ऑन बेल। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है स्टिल प्रोग्रेस में है और 60 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है तो 167 सब क्लॉज 2 सीआरपीसी का जो मैंडेट था वो प्रोसिक्यूशन ने जो है वो अफेक्ट कर दिया। और उनका ये भी कहना है कि जो कंसर्न अक्यूज्ड है उसको अगर लंबे टाइम तक हम जेल में रख रहे हैं विदाउट एनी कॉज, और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम इन्फ्रिंग कर रहे हैं 167 सब क्लॉज 2 सीआरपीसी को, तो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू इन्फ्रिंग आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि बात करता है पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ के प्रोटेक्शन की। द एवरी प्रोसीजर दैट हैज़ बीन अडॉप्टेड टू टेक अवे द लाइफ एंड लिबर्टी शुड बी एज पर द नॉर्म्स, शुड बी एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और ये कोई मजाक नहीं है, ये डाइसी कंसेप्ट है, इसको भी जो है आर्ग्यू किया गया।
साथियों कोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि इस केस में जो है चार्जशीट यदि भी फाइल हुई है बट इट इज़ नॉट अ कंप्लीट चार्जशीट, चार्जशीट अभी भी जो है इनकम्प्लीट है बिकॉज द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। अब प्रश्न ये बनता है कि अगर चार्जशीट फाइल हो गई है, ये इनकम्प्लीट है, तो क्या उसके बावजूद भी राइट टू गेट द डिफॉल्ट बेल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। साथियों यहाँ पर कोर्ट ने लीगल पोजीशन का जो है मंथन किया और कोर्ट का कहना ये है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मंशा ये थी कि 60 दिन से पहले चार्जशीट पेश कर दो ताकि इसका राइट टू गेट डिफॉल्ट बेल जो है वो कटेल हो जाए। बट इन फैक्ट दे आर स्टिल डूइंग द इन्वेस्टिगेशन। जब आपने कोई कंप्लीट जांच नहीं करी है, कंप्लीट डिस्कस आपके पास में नहीं है, तो फाइलिंग ऑफ इनकम्प्लीट चार्जशीट बिफोर 60 डेज इट शेल्फ शो दैट कि प्रोसिक्यूशन जो कि उसका फंडामेंटल राइट है या जो डिफॉल्ट बेल का राइट है उसको जो है खत्म करना चाहता है। साथियों कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था राइट टू गेट अ डिफॉल्ट बेल अंडर सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी इज नॉट अ मियर फॉर्मेलिटी। ये एक फंडामेंटल राइट है और यहाँ पर एक एसेंशियल पैरामीटर भी ये है कि कंसर्न कोर्ट जो है वो चेक एंड बैलेंस भी करे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अप्रोच पे कि अगर उनका रवैया ऐसा है कि वो चाहते हैं अक्यूज को हैरेस करना, लंबे टाइम तक जेल में रखना और अपनी इनकम्प्लीट चार्जशीट के बेसिस पे उसके राइट को अफेक्ट करना, तो ऐसी अप्रोच को किसी भी रूप में अप्रिशिएट ना करें, ऐसी अप्रोच को जो है डिस्कार्ड करें। तो साथियों कुल मिला के कोर्ट ने जो अक्यूज का बेसिक राइट था उसको रिकॉग्नाइज करते हुए उसे बेल की रेमेडी जो है प्रदान करने के जो है यहाँ पर ऑर्डर किए। तो साथियों कुल मिला के हम एक बात कह सकते हैं कि अगर आपका कोई राइट कानून में है तो उसको आप एक्सरसाइज करें, उसकी लाइट में आप रेमेडी लीजिए। किससे ये ना पूछिए कि भाई होगा या नहीं होगा, अगर कानून में है तो निश्चित तौर पर होगा। बट ये जरूरी नहीं कि रेमेडी आपको मजिस्ट्रेट से मिले या हाई कोर्ट से मिले, पर रेमेडी है तो ज़रूर मिलेगी। और मेरा लंबा एक्सपीरियंस भी है, कई केसों में हम निचली कोर्ट में हारे, हाई कोर्ट में जीत गए। कई बार ऐसा भी हो कि निचले कोर्ट में जीत गए, हाई कोर्ट में हार गए, फिर हमको सुप्रीम कोर्ट से जो है राहत मिली। तो कहने की बात है कि राहत मिलेगी जब हायरार्की ऑफ सिस्टम है, तो हमें लॉ पॉइंट और एविडेंस सेट के पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो डेफिनेटली हम राहत ले पाएंगे, क्योंकि बड़े वकील में और एक सामान्य वकील में ये अंतर है कि बड़ा वकील लॉ की जो ग्रिप है उसके अनुसार जो है फैक्ट्स को ट्विस्ट कर डालता है और उसके बाद कोर्ट में ये प्रेस करता है कि उसे राहत दी जाए, और कोर्ट उसे सुनना पसंद भी करता है, क्योंकि जब वो कह रहा है कि कोई चीज़ एज पर लॉ नहीं है, इलीगल है, तो राहत क्यों नहीं। तो निचली कोर्ट भले राहत ना दे बट उसको राहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से मिल भी जाती है। तो कहने की बात यह है कि आपको अगर राहत चाहिए तो आपका ड्राफ्टिंग मजबूत रखें, आपका रिसर्च मजबूत रखें और प्लीडिंग्स करें, तो निश्चित तौर पर आपको राहत मिलेगी। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है लड़ने का। इमोशनल बेसिस पर लड़ोगे, इधर उधर की बातें करोगे, फालतू का टाइम खराब करोगे, कोई मतलब नहीं है। लॉ पॉइंट क्लियर करो, प्रॉपर रिसर्च करो और लीगल थ्योरी की लाइट में अपने फैक्ट्स को रखो, निश्चित तौर पर आपको राहत मिलने वाली है। तो घबराओ मत, अपने राइट्स के लिए लड़ो, निश्चित तौर पर हम जो है सफल होंगे ही होंगे। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।